नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि भारत का जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम था, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में। और उस टाइम पे जो इतिहास हम पढ़ते हैं तो जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो थे बहादुर शाह जफर। अब मैं बात क्यों कर रही हूँ? बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनके जो वंशज है, सुल्ताना बेगम, वो किस परिस्थिति में है और उनको अभी भी सरकार की ओर से पेंशन दिया जाता है। तो कैसे ये हो रहा है और क्या ये उचित है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे विशेष अतिथि वरिष्ठ पत्रकार जयवंत पंड्या जी सर को। सर, थैंक यू वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते वर्षा जी। सर, ये सुल्ताना बेगम जो है वो बहादुर शाह जफर जो है उनके वंशज मानी जाती है। मतलब ग्रेट ग्रैंडसन्स विडो है। और हाल ही में अगर बात करते, मतलब लास्ट ईयर की बात करते हैं, तो हमने देखा था कि वो काफी एक गरीब परिस्थिति में या जगह पे रहती है। लेकिन सर, बात ये है कि उनको सरकार की तरफ से पेंशन दिया जा रहा है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे वर्षा जी, पहली बात ये है कि जो बहादुर शाह जफर है वो उसमें 1 और 2 मतलब एक ही नाम रखते थे ना पहले हम, जैसे में? हाँ, हाँ, इंग्लैंड में भी हम लास्ट में जो कहते थे तो पंचम जॉर्ज मतलब जॉर्ज 5। तो यस, ऐसे बहादुर शाह जफर भी 2 हुए और जो दूसरे हुए उसके परपोते प्रपोत्र, उसकी जो पत्नी मतलब प्रपोत्र का नाम है मिर्जा बैदर बख्त, ऐसा नाम है। और उसकी जो पत्नी है सुल्ताना बेगम, तो मिर्जा बैदर बख्त का निधन 1980 में हो गया था। ओके, और ये सुल्ताना बेगम है अभी 61 वर्ष की है। जब भी रिपोर्ट आया तो 60 वर्ष की थी, तो अभी 1 वर्ष बढ़ गया होगा, तो 61 वर्ष की है। और रिपोर्ट में लिखा गया, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें लिखा गया कि वो कोलकाता में जो हावड़ा है, वो हावड़ा में बस रही है और एक झोपड़पट्टी में रह रही है। राइट, हालाँकि उसमें 2 रूम हैं, तो उसको क्या झोपड़पट्टी कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, वो चर्चा का विषय है। लेकिन कहना ऐसा है, और टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है, लेकिन वो कोट कर रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट को, तो मूलतः हमको इंडियन एक्सप्रेस का कोट करना चाहिए कि इंडियन एक्सप्रेस में ऐसी रिपोर्ट आई थी। अभी बात ये है कि वो इसमें 2 पॉइंट हमको ध्यान देने लायक है कि एक तो जो ये कहते हैं मुगलों का गुणगान गाते हैं जो भी लोग, और दूसरी बात ये जब भी ऐसा कुछ आता है तो एसआईआर आता है या सीए आता है तो मुस्लिम समाज की एकता की बातें, जो भी ओवैसी हो या फिर कांग्रेस हो या समाजवादी दल हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, ये सारे बात करते हैं। लेकिन ये आपको इतनी ही चिंता है, आपको मुगल लोग की इतनी चिंता है, तो ये क्यों इतनी खराब परिस्थिति में रह रही है? राइट, दूसरी बात ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ये रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनको अभी भी 6,000 रुपया प्रति माह पेंशन मिल रहा है, वो करेक्ट, भी केंद्र सरकार से। हुँ। ये ममता बनर्जी नहीं दे रही है कोलकाता में रहने के कारण। तो केंद्र सरकार से भी पेंशन चालू है, तो मुझे लगता है कई बार क्या होता है कि बहुत सारी बातें हैं वो इतने मतलब अभी तक की जो सरकारें रही है, उन्होंने इतना कुछ फैला दिया है कि उसको ये मोदी सरकार के ध्यान में भी नहीं आया होगा कदाचित, इसके कारण अभी भी चल रहा है। राइट, और दूसरी बात ये है कि हमारे जो राजा थे, रजवाड़े थे, 500 से ऊपर जो प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, रजवाड़े छोटे-छोटे, उनको स्वतंत्रता के बाद ऐसा आश्वासन दिया गया था, ऐसा भरोसा दिया गया था कि आपको पैसे मिलेंगे, वर्षासन मिलेगा, एनुअल पेमेंट मिलेगा और आपकी जो मतलब एक सम्मानजनक हमको सुविधाएँ सब मिलेगी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अपने आप को वो बताने के लिए कि अभी कोई राजा नहीं है, क्योंकि हमारी जनता में तो राजा वही थे ना, जैसे भावनगर में हो गए वीरभद्र सिंह जी महाराज, कृष्ण कुमार सिंह जी के वंशज, फिर अभी भी युवराज सिंह है, तो उनका एक सम्मान रहता है क्योंकि
कृष्ण कुमार सिंह जी जो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने सामने आकर अपना राज्य है भावनगर राज्य वो समर्पित कर दिया भारत देश के लिए। तो यस। बहुत सारे ऐसे जूनागढ़ के नवाब देखिए या हैदराबाद के नवाब देखिए ऐसे कम ही लोग थे वो जो अपनी मानसिकता थे और पाकिस्तान बन गया था तो उनकी मानसिकता थी कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। यस। तो इसके कारण वो सम्मिलित नहीं होना चाहते थे और एक कश्मीर का विषय ऐसा था कि कश्मीर में हरी सिंह थे, हिंदू राजा थे, किंतु उनको ऐसा था कि नेहरू इनको बिठाना चाहते थे शेख अब्दुल्ला को। तो वो जानते थे कि शेख अब्दुल्ला आ गया तो कश्मीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसके लिए वो थोड़े हिचकिचा रहे थे। तो इसके कारण वो सम्मिलित होने के लिए तैयार नहीं थे, वो दूसरा विषय है। किंतु कहने का प्रश्न ये है कि जो राजे रजवाड़े ने अपना राज्य दे दिया, अपनी सारी सुविधाएँ दे दी और कृष्ण कुमार सिंह जी तो के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि सब कुछ मतलब गहने-वहने सब कुछ दे दिए, ऐसा कहा जाता है कि हमारा कुछ नहीं है। हुँ, तो ऐसे लोगों को आपने आश्वासन दिया था स्वतंत्रता के समय कि आपको वर्षासन मिलेगा, तो आपने 1971 में इंदिरा गांधी ने 26 अमेंडमेंट वो कहते हैं ना कि संविधान ये सरकार बदल देगी, नरेंद्र मोदी बदल देंगे, तो आपने तो उस समय 26वां संशोधन कर दिया था, 26 इसके पहले 26-25 हो चुके थे, ये राइट, 26वां था और 26वें संशोधन में आपने ऐसा कर दिया कि सबके जो वर्षासन है वो बंद हो गए। तो राइट, आज हम देखेंगे तो आज हम उसके 55 वर्ष हो चुके हैं। राइट, आज 55 वर्ष से राजा रजवाड़े के वर्षासन सब बंद हो चुके हैं। तो ये क्या कारण है कि सुल्ताना बेगम को अभी भी 6,000 रुपया प्रति माह मिल रहा है। ये तो अब किसानों को भी इतनी निधि नहीं मिलती। किसानों को तो 2,000 के मिलते हैं 3-3 महीने में, 3 या 4 महीने में, 3 किश्त मिलती है। यस। हाँ, तो सर अभी सर ये बात करना है मुझे कि इन्होंने तो सर रेड फोर्ट भी क्लेम किया था, सुल्ताना बेगम ने। हाँ, वही वही बात है कि कैसे उनके वो हाँ, मतलब मतलब सर इनकी मानसिकता देखिए, हाई कोर्ट में इन्होंने अर्जी लगाई कि रेड फोर्ट मेरा है, मुझे देना चाहिए। फिर बाद में वहाँ से सुप्रीम कोर्ट में भी शायद गई थी, तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हुए उनके एप्लीकेशंस। लेकिन सर ये उसमें सबसे बड़ी बात है। उसमें 2 बातें और पॉइंट आउट करनी चाहिए कि पहली बात तो है कि इतनी साधारण स्थिति में यदि वो अपना जीवन निर्वाह कर रही है, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो आपको आप सबको पता है कि कितनी-कितनी पैसे ऊँची-ऊँची फ़ी लेते हैं ना। एक यस, यस। मतलब वो कंसल्टेशन के ही घंटे के ऊपर फ़ी लेते हैं कि भई कंसल्टेशन के लिए मैं इतनी फ़ी लूँगा और अपीयर होने के तो इतने लूँगा। तो लाखों-लाखों रुपए जिनकी फ़ी है, सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे तो आपको इतनी फ़ी आपको चुकानी पड़ती है, तो ये पैसे कहाँ से आए? कौन राइट, है इनके पीछे? यस, ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ऐसे कैसे वो क्लेम कर सकते हैं? राइट, अभी आपका आप तो जभी मतलब स्वतंत्रता मिली तब आपका राज्य ही नहीं था। बिल्कुल। किस हक से वो किस अधिकार से वो माँग रही है कि लाल किला हमारा है? मतलब उन्होंने क्लेम तो किया था सर। दूसरी बात सर अभी ये है कि जब आपने बताया जैसे कि उनको पेंशन अभी भी जारी है, तो ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है सर कि क्यों जारी है? क्या कांग्रेस सरकार ने इसको जारी रखा था, जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी? और अब जब बीजेपी की सरकार है, क्या उनको भी ये इसकी जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई पेंशन उनको दिया जा रहा है? तो ये बहुत बड़ा सवाल सबके मन में है सर। हाँ, मैं ये देखिए ये रिपोर्ट तो पिछले वर्ष आई होगी तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। लेकिन कई बार क्या हो जाता है जैसे दो 2013 में या फिर उससे पहले 1995 में ये वक़्फ़ बोर्ड का आया था। तो किसी को पता ही नहीं था 370 का था तो उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे उनको वो एकदम शार्प माइंड थे तो उन्होंने उसको तात्कालिक पकड़ लिया था। लेकिन जी, कई बार क्या हो जाता है कि इतने विषय चलते रहते हैं तो उसमें कई बार ये ध्यान से बाहर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये ध्यान से बाहर ही गया होगा अन्यथा तो मतलब किसी ने आज तक कोई भी मतलब ये विष्णु शंकर जैन हरिशंकर जैन के सुपुत्र है जय साई दीपक है, आनंद रंगनाथन है, बहुत सारे लोग हैं।
तो मेरे स्मरण में, मेरी पढ़ने में, मेरे सुनने में ऐसा एक भी मुझे उदाहरण पता नहीं है कि ऐसे लोगों ने फिर दिल्ली में ऑर्गेनाइज़र निकलता है, 5 जने निकलता है। लेकिन जो यदि किसी के ध्यान में आया होता तो ये विषय बन गया होता और इसके लिए किसी ने तो कोर्ट में वो किया होता है ना कि भई ऐसा कैसे उनको मिल रहा है और राजे रजवाड़ों को नहीं मिल रहे। दूसरी बात कि आप देखिए कि जो क्षत्रिय के नाम पर गुजरात में पिछले वर्ष मतलब 2024 में राजनीति हुई थी कि पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा था कि राजाओं की भूल के कारण हम दास बने। तो वो एक बात एक हद तक सही भी है कि राजाओं ने लड़ाई लड़ी, वो सब बात बराबर है, लेकिन एक नहीं थे। सोमनाथ के एपिसोड में भी हमने कहा कि सब राजा एक होते तो ये किसी की इतनी वो चेष्टा ही नहीं थी। जैसे नागार्जुन, बप्पा रावल वगैरह ने मिलकर वो किया था, अरब पर अटैक किया था, अरब जो आए थे आक्रांता, उसको उसका पीछा किया था सर्जिकल स्ट्राइक के माफिक। जैसे कबड्डी में कहते हैं ना पीछा कि कोई सामने वाला आके चला जाता है, तो एकदम तुरंत उसके पीछे जाते हैं और फिर उसको आउट करके चले आते हैं। तो ऐसा किया था। तो यदि एकता होती तो ना तो मुगल हमारे पर राज कर पाते, ना तो तुर्क राज कर पाते, ना तो हमारे ऊपर अंग्रेज राज कर पाते। यस। तो ये तो बात सही है, तो इसमें क्षत्रिय समाज ने, गुजरात के कुछ क्षत्रिय समाज ने इसका विरोध किया और थोड़ा बहुत ये उत्तर प्रदेश में भी विषय बना क्योंकि वहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, जिसके पूर्वाश्रम की जो जाति है वो क्षत्रिय है। तो लेकिन आपने ये विषय नहीं बनाया अब तक कि सुल्ताना बेगम को अभी तक कैसे पेंशन मिल रही है। प्रशासन तो एनुअल पेमेंट होती है, ये तो प्रति माह है। यस, राइट। तो वो सर प्रति माह है, वो राजाओं को एनुअल पेमेंट मिलती थी। इनके प्रति ऐसी क्या मतलब तुष्टिकरण की नीति है कि प्रति माह उनको पेमेंट मिल रही है। मतलब आप उसका अभी हिसाब लगाएँगे तो ₹6000 तो 72,000 हो गया ना प्रति माह। ये प्रति वर्ष। हाँ, सॉरी, हाँ, प्रति वर्ष। यस, राइट। तो ये कैसे मतलब प्रति वर्ष उनको इतनी बड़ी रकम मिल रही है। यस, राइट। तो सर अभी सर अंत में सर यही कहेंगे कि ये सुल्ताना बेगम जो है इनका जो मिल रहा है पेंशन, उस और साथ-साथ वो लास्ट डिसेंडेंट है औरंगज़ेब की, सो जो बहुत ही क्रूर और एक अत्याचार करने वाला जो राजा था उसकी ये वंशज है। तो ये भी क्या ध्यान में नहीं आया किसी के कि ये किसकी वंशज है, और जिन्होंने रेड फोर्ट को क्लेम कर दिया तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो सर ये हमें आशा है कि हमारा ये वीडियो जब लोग देखेंगे तो इसके बारे में ज़रूर बात होगी और सरकार के और ये वर्षा जी हमारे पैसे से हो रहा है, हमारे पैसे से हो रहा है। यस, यस, राइट, बिल्कुल। तो ये तो सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े और ये टॉपिक लेकर आपने हमारे साथ चर्चा की। जो अनदेखा हो गया है या जानबूझकर हो गया है, ये तो एक रिसर्च का विषय हो जाएगा। लेकिन सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, वंदे मातरम।